हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू सो मच यूट्यूब चैनल को इतना प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और पूरी इंडिया से इतने अच्छे अच्छे विशेस और कमेंट्स के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पीएचडी हो सकती है। यस, पीएचडी हो सकती है, बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे। हम जब भी बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की तो हमेशा से क्लाइंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के ब्रोशर की या प्रपोजल फॉर्म की, तो उसमें इतना सब कुछ और इतने छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये डिसाइड किया, मैंने मेरी टीम के साथ डिस्कशन किया और हमने 25 ऐसे टॉपिक्स पेन डाउन किए हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्वेरीज हमारे क्लाइंट्स की होती है। क्वेरीज बहुत सारी हो सकती है, बट ये जो टॉप 25 क्वेरीज हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेरीज होती हैं व्हाइल परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक 1 जिसको हमने सेलेक्ट किया है। मेरे हिसाब से या टीम के हिसाब से और भी दूसरे टॉपिक्स हैं जो हमें टॉपिक 1 पर लेना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि इमरजेंसी के समय में हेल्थ इंश्योरेंस हमें काम आती है। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने का फायदा बिल्कुल नहीं है अगर हमें समय पर और टाइमली और विदाउट एनी हैसल हमें क्लेम ना मिल पाए। और अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती हैं, वो अपना स्लोगन भी यही देती हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ पेइंग क्लेम्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद क्लेम्स की, तो क्लेम्स के डेटा की अगर बात करूं तो बेसिकली 2 तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, और दूसरा होता है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है जहां पर आप डॉक्टर से पहले जाकर मिलते हैं, डॉक्टर आपको एक समय देता है और आपसे कहता है कि आप पर्टिकुलर डेट और समय पर आइएगा और अपना ट्रीटमेंट करा लीजिएगा। ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन एज पर डेटा होता है 80%। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो ये वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी या एक्सीडेंटल के केस में ये हो सकता है। तो ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है वो 20% होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास है तो हम क्लेम किस तरीके से ले सकते हैं। तो क्लेम लेने के 2 तरीके होते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कैशलेस, और एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैशलेस की। कैशलेस क्लेम के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आपको अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यस, हार्ड कॉपी की भी जरूरत नहीं है, आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेल के ऊपर हॉस्पिटल को प्रोवाइड करते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर एक टीपीए डेस्क होता है, और टीपीए डेस्क आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट और बाकी दूसरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल देती है। हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होता है और आप बिना कुछ अमाउंट पे किए हुए अपना ट्रीटमेंट कराकर वापस डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाते हैं। दूसरा जो क्लेम प्रोसेस होता है वो होता है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट का प्रोसेस ये होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, और ट्रीटमेंट कराने के बाद आप हॉस्पिटल में पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करते हैं अपने इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स
के साथ साथ अपने जो क्लेम डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपके ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराते हैं, और उसके बाद विद इन 15 डेज आपके क्लेम का सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम क्लेम की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें जरूर पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन, हम बात करते हैं नेटवर्किंग टीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, उसके पास एक नेटवर्किंग टीम होती है, और ये नेटवर्किंग टीम जो होती है ये हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करती है। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि कोई कंपनी ये कहती है मेरे पास 5,000 हॉस्पिटल्स लिस्टेड हैं, कोई कहती है मेरे पास 7,200 हैं, और कोई कंपनी ये कहती है कि मेरे पास 10,000 हॉस्पिटल्स हमारे पैनल पर हैं। तो ये हॉस्पिटल्स जो पैनल पर लाने का काम करती है वो इंश्योरेंस कंपनी की नेटवर्किंग टीम करती है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो है टीपीए डेस्क ऑफ हॉस्पिटल। सो जब भी हमें क्लेम लेना होता है तो हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो आपने आई एम श्योर देखा होगा, वहां पर एक टीपीए डेस्क बना होता है, एक डेस्क बना होता है, बिल्कुल अलग सेपरेट होता है, और उस टीपीए डेस्क में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ प्लस अपने पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपको फर्दर डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट के लिए बोला है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने टीपीए डेस्क को देते हैं। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो टीपीए डेस्क करता है, और टीपीए डेस्क से ही आपको कोऑर्डिनेट करना होता है अपने क्लेम के लिए। देन अब हम जब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम्स की, तो ये दो चीजें आपको जरूर देख लेनी पड़ेगी। फर्स्ट वन, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट और टीपीए। सो बेसिकली आज की डेट में दो तरीके से क्लेम सेटलमेंट होता है। एक होता है इन हाउस क्लेम सेटलमेंट और एक होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। सो इन हाउस क्लेम सेटलमेंट अभी रेगुलर काफी कंपनीज के द्वारा फॉलो किया जाता है, बिकॉज क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास अपनी खुद की स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम होती है जो कि ये क्लेम सेटलमेंट करते हैं। और अगर हम बात करें टीपीए की, तो टीपीए एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जहां पर की एक आउटसोर्सिंग हो गया बेसिकली, जहां पर की क्लेम का जो सेटलमेंट है वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होता है। तो अगर हम इसमें अच्छाई या बुराई की बात करें तो इन हाउस क्लेम सेटलमेंट थोड़ा बेटर अभी हो गया है, बिकॉज क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है, अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। इसी का रीजन है कि अभी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि ये दावा करती हैं कि हम सिर्फ 30 मिनट्स में आपका क्लेम सेटलमेंट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जब भी हम क्लेम्स की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि क्लेम रिजेक्ट भी होते हैं। तो क्लेम रिजेक्ट होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट जो टॉप 3 रीजंस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फर्स्ट इज, जब भी हॉस्पिटल में एडमिशन हो तो एडमिशन के बाद विद इन 24 आवर्स, यस विद इन 24 आवर्स आपको या हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होता है। अगर ये इंटीमेशन समय से नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाती है। यस, अगर आप मान के चलिए कि लॉजिकल रीजन है, कुछ ऐसी इमरजेंसी है जिसकी वजह से अगर ये इंटीमेशन नहीं भी हुआ तो भी इंश्योरेंस कंपनी केस टू केस बेसिस पर ये चेक कर सकती है और क्लेम को पे कर सकती है। सेकंड, हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। वेटिंग पीरियड के लिए हम लोग अलग से एक टॉपिक भी लेंगे, बट वेटिंग पीरियड में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट 30 डेज का वेटिंग पीरियड या 2 साल का वेटिंग पीरियड। तो जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसके बाद पहले 2 साल में स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि कवर नहीं करते हैं, और ये देखा गया है कि क्लाइंट इस पर्टिकुलर 2 साल में इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स के लिए एडमिट होते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले 2 साल में ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये कवर नहीं होते हैं। देन बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में काफी सारे क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं कंपनी की तरफ से। सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने 2 साल
पहले पॉलिसी परचेज किया है, और सपोज करिए कि जब हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ तो आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने डॉक्टर को ये बोला कि इन पेशेंट को डायबिटीज है लेकिन वो पिछले 4 साल से है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पॉलिसी में नॉन डिस्क्लोजर सामने आता है, और ऐसी कंडीशन में आपकी पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपने वाइल परचेजिंग पॉलिसी परचेज करते हुए आपने ये डिक्लेयर नहीं किया था। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ये पूरा हक है कि वो आपकी पॉलिसी कैंसिल भी कर दे, प्लस आपको अमाउंट का रिफंड भी ना करे। सो होप, आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा और काफी क्लैरिटी आई होगी। और इसके अलावा भी अगर आप इस पूरे टॉपिक के बारे में कोई और सजेशन या कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच for watching this video and watching my channel. Thank you so much.